2 दिन पहले आप जोधपुर जेल में गए थे, आशाराम बापू से भी मिले, क्या आप उनका केस लड़ने वाले हैं? मैं इस हद तक तो लड़ूंगा कि वो बेल में बाहर आए। अभी तक 8 वकीलों ने प्रयास किया और विफल हुए, और ये बड़ा अन्याय है कि 18 महीने वो जेल में, अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं हुआ। अभी सिर्फ पूछताछ चल रही है विटनेसेस का ये, और उन पर जो आरोप हैं वो उस बलात्कार की, उसमें जो पुलिस की जो मेडिकल रिपोर्ट है कोर्ट में पेश है, तो कहते हैं कि कोई निशाना नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कुछ नहीं है, और जिसने आरोप लगाया वो उसके लिए साक्षी में या सपोर्टिंग विटनेस के दृष्टि से कोई नहीं है। तो जब जयललिता को दंडित होने के बाद बेल मिलती है और लालू को दंडित होने के बाद बेल मिलती है, तो इनको जब सारी कारोबार जो होना है, विटनेसेस का पूछताछ, ये सब होने के बाद इनको क्यों नहीं बेल मिला? नहीं, लेकिन जयललिता वगैरह पे भ्रष्टाचार के आरोप पे इनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन लगा है बलात्कार का, और आपकी जो इमेज है काफी क्लीन और क्लियर पॉलिटिशियन की है। ऐसे में अगर आप उनका केस लड़ते हो तो आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज के ऊपर इसका इफेक्ट होगा? आरोप के आधार पर तो मैं नहीं जाता। आरोप तो 1000 लगते हैं। आरोप आरएसएस पर लगती है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, कांग्रेस वाले करते रहते हैं, उसमें इतना सरासर झूठ है। कई लोगों को, जैसे जयप्रकाश नारायण के बारे कहा था कि उन्होंने सेना को विद्रोह करने के लिए आह्वान किया था, उससे सरासर झूठ था। तो आरोप पर तो नहीं मैं जा सकता। आरोप तो सब पर लगते हैं और लगाना बहुत आसान है। सवाल है कि आधार क्या है, और उस आधार के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि इस केस में कोई दम नहीं है। आपको लगता है वो निर्दोष है? इस विषय में तो मुझे लगता है कि इनको निर्दोष और बरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ है विटनेसेस जिन्होंने इसको देखा, और लड़की है छिंदवाड़ा, एफआईआर रजिस्टर होती है दिल्ली में, कहती है घटना हुई 5 दिन पहले जोधपुर में, तुरंत नहीं गई, 5 दिन के बाद। ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर देखने से, एक संत हैं, इनके बड़े व्यापक भक्त लोग हैं सारी दुनिया में, तो इनका बदनामी करना है तो बड़े गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और भ्रष्टाचार का आरोप कोई बलात्कार से कम नहीं है। ये कहना कि वो भ्रष्टाचार तो ठीक है, मामूली है, ये तो मैं समझता हूँ कि हमारी मंशा में कोई नुक्स है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी इमेज पे इफेक्ट आएगा अगर आप उनका केस लड़ोगे तो? मैं तो कभी इमेज के लिए परवाह नहीं की। जब मैंने शुरू में राजनीति में आया तो मैंने कहा कि सोशलिज्म चलेगा नहीं देश में। दुनिया भर में सब लोगों ने मुझे अमेरिकन एजेंट, पूंजीपतियों का दलाल, ये दुनिया भर की बातें कही। आखिर में यही हुआ, सोशलिज्म को हमने छोड़ा, और वो भी जब मैं मंत्री बना तब इसको क्रियान्वित करने के लिए मौका मिला, और हमारी इकोनॉमी इतनी विकास की है, अब कोई याद ही नहीं रखता है। तो हमारे देश में इमेज में हम फंस जाते हैं, और जो निर्णय करना है वो धैर्य से नहीं करते। ये इमेज एक इमेज क्या होता है? जो वास्तविकता है, रियलिटी जो है, उसके अनुसार इमेज होनी चाहिए। मेरा इमेज है कि जहाँ मुझे लगता है कि अन्याय हुआ है वहाँ मैं लड़ूंगा। आपको लगता है आशाराम बापू जी के साथ अन्याय हुआ है? नेचुरली, जब एक महिला की, लड़की की आरोप पर, और जब कोई और प्रूफ नहीं है, हाँ ट्रायल करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि केस विड्रॉ करो, मैं कहता हूँ इनको बेल क्यों नहीं दिया? 18 महीने, और 75 साल के हैं, वो कहाँ जाके रेप करेंगे? ये सारी जो तथ्य हैं बनावटी है। मैं ये भी जानता हूँ इसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है। लेकिन सोनिया गांधी, अभी तो आपकी सरकार को ये 1 साल होने वाला है। ये तो केस तो पहले हुआ था, अब देखेंगे मेरी सरकार क्या करेगी जब मैं जाऊंगा बहस करने के लिए, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है। एक जो नए चीज में आप दिखाई दे रहे हैं, वो आप एक लॉयर की भूमिका में दिखाई दे जाते हैं बिल्कुल, और आप बार बार जाके डिफेंड कर रहे हैं। इस पर काफी आलोचना भी होती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा?
कौन आलोचना कर रहा है? सब तो मेरी जय-जयकार कर रहे हैं। ये जो आप आसाराम के पास चले जाते हैं। आसाराम का तो मैंने बेल के लिए मैं गया हूँ। आसाराम को जेल में डालने के कारण है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर उन्होंने डट के विरोध किया। कई लोगों का दोबारा उन्होंने घर वापसी के। पर स्वामी जी, आप मान रहे हैं कि उसमें जो कई गवाह हैं वो मारे जा रहे हैं, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं, और मतलब बहुत ही ऐसा केस है जिस पर इतना ज़्यादा लोगों की निगाह है। फिर आप क्यों जाते हैं ऐसी जगह? ये स्वामी क्यों नहीं लोगों को समझ में आते? मैं तो अपना मन टेलीविज़न देख के बताता नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं रिकॉर्ड्स को देखता हूँ। अब ये रेप केस कहते हैं जोधपुर में, मैंने एफआईआर देखा, वहाँ पुलिस ने साफ लिखा है कि देयर इज नो रेप। और दिल्ली पुलिस ने तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में रिपोर्ट लिया है कि एक स्क्रैच भी नहीं है। तो अब क्या बाकी केस क्या है उसमें कि ये 18 साल से कम लड़की है और उसने बयान दिया कि इन्होंने मेरे ऊपर हाथ लगाई। और पॉस्को जो नया कानून बनी है उसके अनुसार जो 18 साल से कम लड़की है उसके बयान को सही मान करके केस चलाना होता है। उसमें जो विटनेसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा कि 6 विटनेसेस हैं, ये मटेरियल विटनेसेस हैं, इनका पूरा पूछताछ होने के बाद आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 का 6 जिंदा हैं, पूरा उनके बयान हो गई है। तो कौन कहाँ मर रहा है, किसकी विटनेस लिस्ट में है, ये तो टेलीविज़न में मुझे दिखाई पड़ता है। जब मैं कागज़ में देखता हूँ उनका नाम नहीं दिखता। तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होता? आप मुझे पूरे लगता आप है बिल्कुल कि वकील की तरह से इसके पीछे कोई पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं। आज के इंटरव्यू में कुछ उन सवालों को पूछना जरूरी है क्योंकि बहुत लोगों ने पूछे हैं, जिसमें एक सवाल आसाराम बापू को लेकर है कि आगे क्या। देखिए, आसाराम बापू को जेल में डाला है एक एफआईआर में जिसमें प्रचार हुई है कि रेप का चार्ज है। मैंने वो एफआईआर देखा। वो एफआईआर जोधपुर में जहाँ ये कांड हुई वहाँ नहीं रजिस्टर हुआ, वो दिल्ली के सरोजनी नगर में रजिस्टर हुआ। पर यहाँ भी पुलिस वालों को किसी ने दबाव डाला होगा तो अपने बचाव के लिए उन्होंने उसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भेजकर जांच करा दी। जांच में लिखा है कि एक भी स्क्रैच नहीं है। हाँ। रेप की बात छोड़िए। और जो वहाँ का एसएसपी था उसने भी कहा कि रेप का आरोपी नहीं है। आरोपी नहीं है, वो बात सही है, मैंने एफआईआर पढ़ी है। और फिर उन्होंने एक झूठा सर्टिफिकेट बना के उसको नाबालिगा बना दी, जबकि बालिग होने के सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और उसका वो कहते हैं ट्रायल तो होता ही नहीं है। अच्छा, जिस आरोप के लिए 3 साल सजा हो सकती है, हाँ। उसमें 2.5 साल तो उनको जेल में हो रहे हैं। ये 77 के हैं, 77 साल के लिए। अरे तो वो जयललिता को छूट सकती है। नहीं, जयललिता छोड़िए, लेकिन जयललिता छोड़िए, मैं कहता हूँ कि तरुण तेजपाल, हाँ, उसका तो क्लोज सर्किट टीवी ने सब बता दिया। हाँ। उसको 3 महीने में दे दिया। हाँ। हाँ। इनका अब 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। 2.5 साल हो गया। हाँ। तो ये इसके पीछे मैं बता रहा हूँ सब सोनिया गांधी के कहने पर गहलोत ने इस केस को किया। लेकिन फिर तो आप तो दोनों जगह आपकी सरकार है, आप उसमें डेयरिंग करने में क्या हर्ज है? वसुंधरा वो तो डरपोक है। उससे मैंने कहा भी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो हो रहा है। और तुम्हारा जो वहाँ जो लड़की का जो वकील है उसके नाम पर रेप चार्ज है, असली रेप चार्ज। अच्छा, हाँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये बेल मांग रहा हूँ मैं बेल, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, इसका केस वापस कर लो। बेल में क्या प्रॉब्लम है? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनाप शनाप की बात करता है वहाँ। इसीलिए इसके पीछे साजिश ये है कि ये क्रिश्चियन लॉबी बहुत बड़े पैमाने पर सब लगे हुए हैं, खूब पैसा ऐसे कई राज्यों में चल रहे हैं। नहीं, मैं अर्थशास्त्री हूँ भाई। मुझे स्वामी जी बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि कानूनी व्यवस्था पे अगर हम बात करते थे, 67% जो आज लोग कैद हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर उनके पूरे केस पड़े हैं पेंडिंग। आज देश में इतने बड़े हालात हैं पेंडिंग, तो क्या हमारे भारत में जो कानून नहीं है जी,
जजेस 5,500 सीटें खाली पड़ी हैं सर जजेस तो की। यहाँ वो तो वही तो असली बात है। जी स्वामी जी, पॉस्को एक्ट पे आपने जो बात की थी, कुछ ऐसी बातें आई हैं, मुझे अगर विश्व का हम आकलन करते हैं तो ऐसे खतरनाक कानून हम बोल दें कि एक तरफा जो बात होती है, एक तरफा चले जाते हैं। जानता हूँ भारत में मैं जानता हूँ, बट मैं कितना कर सकता हूँ। एक ये जो सेक्शन 19 के लिए एक जज ने मुझे कहा कि मैं डिवोर्स केस कर रही हूँ, वो महिला जज थी, और पत्नी कहती है कि मुझे ऐसा पीटा वैसा पीटा, हाँ, और मैं फिर उस पॉक्सो एक्ट के अनुसार मुझे जाकर पुलिस को बताना होता है, और नहीं बताऊंगा तो मेरे ऊपर केस होती है, तो उसको अमेंड करने के लिए मैं कई संत और भारत के करोड़ों लोग भी आपकी तरफ जुड़े हुए हैं, बातें करते हैं। पॉस्को एक्ट के तहत जो काफ़ी बातें, संत आसाराम जी बापू के विषय में ही बात आती है, लोग उम्मीद चाहते हैं कि इसमें बदलाव होगा या भविष्य में ऐसे कानून के तहत यूँ सुधार होते हैं। मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, बट मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी और को समझाना होता है, इसमें टाइम लगता है भाई जी। लोग अब कानून मंत्री को मैं बोलूँगा, कहते हाँ हाँ सोचेंगे, उसके बाद होता नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं कानून मंत्री होता तो बदल देता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से जिस तरीके से हमारी बात हुई, जो हमने बातें रखी पॉक्सो एक्ट के बारे में कि भारत देश में जो एक तरफा कानून, ऐसा विश्व में भी कानून नहीं देखा जाता है, इस तमाम बातों को हमने उनके सामने रखा। उन्होंने जो बातें कही कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं इसके हाल के हाल इसको बदलता, कहीं ना कहीं मैं बात आगे पहुंचाऊंगा और इस कानून पर जल्दी से कार्रवाई होना चाहिए। जो एक तरफा कानून, जो पूरे विश्व में भी ऐसे कानून नहीं है, जो भारत में इस तरीके से कानून बनाए गए हैं और उसका शिकार आम जनता हो रही है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े संत भी इसके शिकार में, संत आसाराम जी बापू का भी नाम आता है, वो शिकार हुए हैं। करोड़ों लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है और महिला दिवस के अवसर पर हमने जो बातें डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने रखी, कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है, और स्वामी जी ने जो हमारे सामने बातें की कि हम इस पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे, हम आगे और भी इस बात को मंत्रालय में रखेंगे, इस कानून का खंडन होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे कानून एक तरफा जो जाते हैं और इसकी आड़ में बहुत सारे षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर लेते हैं और निर्दोष लोगों को जेल में डाल देते हैं। आसाराम बापू ने सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मां बेटे के इशारे पर साजिश रची गई है, ये कहा है आसाराम बापू ने। आपको बता दें, इससे पहले उमा भारती ने इस तरफ इशारा किया था, और ये सवाल एबीपी न्यूज ने पूछा भी था आसाराम बापू से। जब आसाराम बापू पहली बार एबीपी न्यूज पर आए थे पूरे विवाद के बाद, तब आसाराम बापू ने कहा था कि 4.5 साल से साजिश रची जा रही है, लेकिन नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन आज उन्होंने बोल दिया, माँ बेटे के इशारे पर साजिश। वो चले गए हैं। तो क्या एक तरह से प्रताड़ना ही समझे आपके परिवार को, आप मानते हैं? बिल्कुल है, परिवार को नहीं, मेरे भक्तों को, सारे भक्तों को प्रताड़ना है। अब और क्या आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या, ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। अगले 4.5 सालों से धर्मांतरण वालों को इनका ही सपोर्ट है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा भगवान सबका मंगल करे। इस घटना के बाद आप और समय मांगेंगे, जैसे कहा जा रहा था 19 तक समय मांगा है आपने, अब और समय मांगेंगे आप? अब समय मैं नहीं मांगूंगा, मैं तो तैयार हूँ। मैंने तो पहले कहा था मैं जेल जाऊंगा, तो वहाँ भी वैंकुट है मेरे लिए। फिर जब ये साजिशें मैंने सुनी तो मैंने सोचा ये साजिश के तहत भेजेंगे और कुछ खिलाने पिलाने में ब्रेन ऐसा वैसा कर देंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने अपना मन बना के रखा था। ये बात मैंने किसी को कह दिया तो वो मीडिया में आ गई। तो आप समय नहीं मांगे, जैसा मतलब क्या सरेंडर कर सकते हैं आप? पेश हो जाएंगे या सरेंडर कर सकते हैं, जैसा उनका मानना है कि आप स्वयं आ जाए? नहीं, मेरे को साधु समाज बहुत प्रेशर डाल रहा है, बापू आप आज्ञा करो, हम इतने साधु हैं, इतने हैं, इतने। कल भी उधर बहुत साधु आए थे, आज भी मेरे साथ वो संत लोग चल पड़े थे, सूरत से बम्बई से मेरे साथ आ रहे थे इधर। मैंने कहा नहीं, ये तुम लोग अभी दिल्ली चले जाओ। लेकिन सोनिया गांधी पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो आप नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता हूँ। मैंने जो सुना तो वो मैं बता रहा हूँ, जो आप पीछे लग रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरे लोग आपके बचाव में रहे? नहीं, कोई मेरे बचाव में नहीं है, गलत बात है। मेरे बचाव में कोई पार्टी नहीं है, आप मुझे सताने की कोशिश मत करिए, मैं फकरी में आ जाऊंगा। What is the problem today?
that's going around in the country of Asaram Bapu? I want to know. I took up his case for bail and what a howl came. How can you take this man? Man has raped a girl, a young girl. Now if you raped a girl, it should show up in the FIR. But there is nothing in the FIR of rape. The police, upon getting a complaint of rape, sent her to the hospital to get an examination done, and that is part of the trial record. The trial record says that the medical report says not a scratch on the girl, no question of rape whatsoever. And yet they say rape. So how is the case continuing? The case is continuing because the girl is under 18, and therefore under the new law created called POSCO or something like that, Prevention of Crimes to Children or whatever, the word of the accuser is prima facie taken as to be true, till proved in the trial as to be false. So she makes an allegation. She doesn't make an allegation of rape. She only says that he put his hand on me. Was there any witness? No. Did you scream about it? She says yes, but her mother was sitting outside the door, didn't hear it. Of course, her telephone records show she wasn't even there. And that Asaram Bapu was also not there. He was in a marriage 10 kilometers away. And yet, total orchestration. Rapist. Same thing happened with the Kanchi Shankaracharya. He was held responsible for murder of a priest. And I had to intercede there too. And Miss Jayalalitha did it because Miss Sonia Gandhi told her to do it. And she doesn't have the nerve to stand up because she's done so much corruption. Any central government can control her. So, I'm saying these are the techniques to delegitimize you. And the goal is, don't let the Hindus unite. That's the goal. ये हैं डॉक्टर हीरा तापड़िया, जो कई बड़े बड़े संस्थानों में ऑरा के विषय में लेक्चर दे चुके हैं और सम्मानित भी हुए हैं। डॉक्टर तापड़िया के अनुसार संत श्री आशाराम जी बापू के ऑरा का अध्ययन तो चौंकाने वाला रहा। डॉक्टर तापड़िया ने तो ये अध्ययन अब किया है, लेकिन बापू जी के भक्तों को इस बात का आभास बरसों से हो रहा है। तभी तो बापू जी के आने की खबर सुनते ही भक्तों का विशाल सैलाब हाजिर हो जाता है और पूरा का पूरा पंडाल हरिओम हरिओम की गूंज से गूंज उठता है। Fantastic, sir. And the way you dig it out, that is the reason you've well explained why the Gandhis fear you this way, what this fear psychosis is. They must be getting nightmares of you, I'm sure. Popular TV anchors screaming out their lungs at the news hour debate, at others. When Dr. Swami comes on the screen, he hushes up. We see Dr. Swami with his pleasant and smiling grin, always. That was my introduction to him. The moment I saw him, I was like, who's the smiling face? You know, he's always cool and happy. How do you handle the stress while someone's trying his best to agitate you? Well, see, I've been a professor, and when I get a dumb student, I have to suffer it. All these anchors, they are keen to become, raise what they call as TRPs, and one of the ways is to provoke the other side to do something foolish. So therefore, I come mentally prepared that no matter what they say, I will not be provoked. I'll keep smiling. So you have allotted peculiar names to various politicians, especially on Facebook and Twitter, like you all know here. Yes. And I heard the other day from somebody that if anybody makes the mistake of saying one word against Dr. Swami on Twitter, there's a full army of 14 lakh young people supporting you and against that one voice,
So how do you create this youth euphoria, and how? See, I find in this country, the younger generation is craving for politicians who are straightforward and honest. You may have wrong views, you may have absurd views, but they want you not to be a hypocrite and not say one thing and then do another. Absolutely, all the youth here will agree. And therefore, I made it a policy. Like this recent Asaram Bapu case. So please speak about it. We all want to know. The whole country thinks he's a rapist. And when I said I was going to take up his case for bail, he's been 18 months in jail for bail. All these 2G people who were taken into custody for interrogation were only maximum kept 7 months. And they were let off. And Supreme Court has many times said, bail is the rule and jail is the exception. But in his case, 18 months. Largely because he had annoyed Sonia Gandhi. And that he, in Gujarat, he had prevented conversions of tribals. Now, I was surprised when I learned, and he's got I mean, must be 5-6 million followers all over the world. Wherever I go, I find the Asaram Bapu supporters. Of course, I know him personally. But I'm not a part of his ashram or anything like that. I'm a Swami in my own right. Why should I have any sadhu? So he had phoned me up and said, he had 8 lawyers who turn by turn tried to get him bail and have failed. And finally he said, I have only faith in you. These people all have cheated me. You come and give me bail. Now I looked at his record. Now see what a difference between what appears in the press and what is the truth. The press says he's a rapist and a poor young girl was. This girl is from Chhindwara. She was taking some Gita courses in his ashram in Jodhpur. And so she says the incident took place in Jodhpur of rape. And she goes and after 5 days files an FIR in Delhi. After 5 days. Now that's very unusual that police station will never take cognizance of a crime which is committed outside their jurisdiction. But Delhi registers an FIR. But I must say some officer must have thought that I better be on the safe side. So he gets a medical examination done of her. And that report says there is not even a scratch or any indication of rape. So therefore the case is filed by the Gehlot government on the grounds that she is below 18. And the new law says that if you touch a girl also, just like a father, he's 75 years old. I don't know how he can commit rape, but anyway. If you just touch a girl, it's considered to be. It is considered part of rape. Violation of. It is rape. It is part of the definition of rape. So, with nothing, this person who has been all his life preaching and built such a following. So I've decided I will go. And I went to Jodhpur to meet him and then collect the papers and all that. In the beginning, in the Twitter, they are all saying, we never expected you to get involved in this. Why are you fighting corruption? Why get into this? But as I stood firm, they have come around. Yes, sir. After seeing all these facts. So, therefore, I think this modern generation is fed up with politicians who pretend to be something else and they are not. Particularly if you pretend to be a sadhu and you are a sinner. Exactly. Then they don't like it at all. In my case, I say, I take it as, like it is, tell it as it is, be blunt, be rude if necessary, but don't tell lies. Absolutely. And that is what has attracted the young people. Absolutely. I think Dr. Swami has redefined the word politicians, and a lot of politicians have a lot to learn from him. When I hear the word politician, the first thing that comes to my mind is corrupt.
But you, sir, you have started a new league in yourself, sir. And I really hope you can clone yourself in various parts of the world to make this place a wonderful place to live in, sir.